अच्छा संस्कार डालने के लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। हमारे देश में 3 चीज फ्री थी पहले। शिक्षा फ्री थी, चिकित्सा फ्री थी, न्याय फ्री था। न्याय व्यवस्था फ्री थी। और न्याय व्यवस्था 7 लेयर की थी। अभी तो 3 लेयर की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। पहले 7 लेयर की थी। पहला, घर में भाई भाई में विवाद हुआ तो पहला लेयर है घर के सारे लोग बैठ के उस पर चर्चा करें। उनसे नहीं हो पाया तो मामा मौसा भी बुलाए जाएंगे। मामा मौसा से भी नहीं हुआ, बहन बहनोई से नहीं हुआ, तब गांव जो ग्राम सभा के सभापति वो बुलाए जाएंगे। ऐसे करते करते राजा के पास पहुंचते पहुंचते राजा जो से मतलब राजा का मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो 7वें लेयर पे थे, टॉप लेयर पे थे। तो सामान्यतया विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं था, राजा तक पहुंचता ही नहीं था। घर में निपट गया, घर से नहीं निपट गया तो मामा मौसा आ गए, बहन बहनोई आ गए, उससे नहीं निपट रहा तो गांव में सब लोग बैठ गए, करते करते पहुंच गए। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो विवाद बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा मन रहेगा तो विवाद कम होगा कि नहीं होगा, आप बताइए जरा। अच्छा संस्कार रहेगा तो विवाद कम होगा कि नहीं होगा। अच्छा संस्कार रहेगा तो नशा की तरफ कोई भागेगा कि नहीं भागेगा क्या? अच्छा संस्कार रहेगा अश्लीलता की तरफ भागेगा क्या? नहीं। तो बेसिक सबसे रिक्वायरमेंट है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो। ये जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था है, इसको खत्म किया जाए और फिर से भारत में वही वैदिक शिक्षा व्यवस्था जो बच्चे को अच्छा बेटा भी बनाती थी, अच्छा पति भी बनाती थी, अच्छा इंसान बनाती थी, अच्छा समाज का नागरिक बनाती थी, उस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। आज की डेट में वो व्यवस्था नहीं है। और पहली बात याद करिए, राजा दशरथ और सुमंत, एक राजकुमार और एक नाविक का बेटा, दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, एक गुरुकुल में। भगवान राम निषाद राज, एक राजकुमार एक नाविक का बेटा, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण सुदामा, एक राजा का लड़का एक गरीब ब्राह्मण, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। आज की डेट में व्यवस्था ऐसी है क्या? मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या आज की डेट में? क्लर्क और कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। इस देश में शिक्षा के भारतीयकरण के साथ साथ समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। अरे गणित विज्ञान बाद में पढ़ लेगा, अंग्रेजी बाद में पढ़ लेगा, पहले वो अच्छा इंसान तो बन जाए, अच्छा नागरिक तो बन जाए, अच्छा बेटा तो बन जाए, अच्छा भाई तो बन जाए, अच्छी बहन तो बन जाए, स्वस्थ तो हो जाए, सबल हो जाए, संस्कारी हो जाए, हर तरीके से समृद्ध हो, पहले यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये दुनिया भर के बोर्ड फोड़ चल रहे हैं, अब समय आ गया है कि एक देश एक शिक्षा व्यवस्था, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड, एक देश एक शिक्षा संहिता। और इसकी शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रबुद्ध जन इंदौर से इसकी डिमांड शुरू करें। डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, जिस चीज की डिमांड होती जाएगी उसकी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। डिमांड करिए, सप्लाई होगी, नहीं डिमांड करेंगे सप्लाई नहीं होगी। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा के खुश है, आईसीएसई बोर्ड वाले उसमें पढ़ा के खुश है, तब यहां वैदिक शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं आएगी। जब तक सब लोग नहीं कहेंगे नहीं नहीं बंद करिए, इसको बंद करिए। और अगर लोगों को गलतफहमी है कि नहीं नहीं फर्स्ट अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है, तो मैं भी आपको बता दूं, मैंने ए फॉर एप्पल होता है, मैंने 6वीं में पढ़ा था। पहले ऐसे ही होता था, जो पुराने लोग हैं सबको पता है, 6वीं में आता था। हमने भी ए फॉर एप्पल, ए ऐसे बनता है, वो 6वीं में जाके पढ़ा। उसके पहले हमें पता ही नहीं था ए भी कोई चीज है, बी कोई चीज है, सी डी भी कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत हमारी भी चल रही है ना, तो इसका मतलब 6वीं से अंग्रेजी पढ़ा के भी अंग्रेजी से ज्यादा जरूरत लोगों को संस्कृत की है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करिए। बाबा साहब का रेजोल्यूशन वो फेल हो गया, उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था
कि भारत में संस्कृत राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, संस्कृत राजभाषा होनी चाहिए। बाद में वो हिंदी हो गई, अलग बात है, लेकिन उनका कहना था संस्कृत होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि संस्कृति का ज्ञान होने से भारत की संस्कृति मजबूत होगी। बहुत सीधा रिलेशन है संस्कृत भाषा का और संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सीधा सीधा रिलेशन है। और आप खुद भी अनुभव करते होंगे, सब बड़े बैठे हुए हैं, जैसे जैसे संस्कृति भाषा का विलोप हुआ है और जैसे जैसे अंग्रेजी बढ़ी है, भारत की संस्कृति कमजोर हुई है कि नहीं? जितना अंग्रेजी मजबूत होगी उतना भारत की संस्कृति कमजोर होगी। जितना भारत संस्कृति भाषा मजबूत होगी, जन जन की भाषा बनेगी, उतना ज्यादा भारत की संस्कृति मजबूत होगी। सीधा रिलेशन है इसका। इसलिए, और ये बड़ा संभव भी है। एक चीज बताइए, पूरे देश में गणित का सिलेबस कॉमन हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, जूलॉजी का हो सकता है, बॉटनी का हो सकता है, और केंद्रीय विद्यालय में है। हमारे देश में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका सिलेबस कॉमन है। केंद्रीय विद्यालय में वो ब्रिगेडियर का बच्चा पढ़े चाहे वो लांस नायक का बच्चा पढ़े, सिलेबस एक है। एयरफोर्स का स्कूल होता है, जो आर्मी का स्कूल होता है, उसमें हवलदार का बच्चा हो चाहे वो जनरल का बच्चा हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेबस कॉमन है। आर्मी में इतना भाईचारा क्यों होता है, आप कभी नोटिस करना। आर्मी के लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कैंटोनमेंट जो बोर्ड है वहां एक ही स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, और उसी में मेजर का बच्चा भी पढ़ रहा है, कैप्टन का भी पढ़ रहा है, ब्रिगेडियर का भी पढ़ रहा है, माली का भी पढ़ रहा है, नाई का भी पढ़ रहा है, धोबी का भी पढ़ रहा है, कोई भेदभाव ही नहीं। तो अगर केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है, एयरफोर्स स्कूलों का सिलेबस एक हो सकता है, तो इसका मतलब वन नेशन वन सिलेबस पॉसिबल है। और दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड है, वन नेशन वन सिलेबस है। कुछ लोग कहते होंगे भारत इतना बड़ा है, भारत में नहीं हो सकता, तो चीन भारत से भी बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है। अगर चीन में कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वन नेशन वन एजुकेशन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मेरा यह मानना है कॉमन सिविल कोड से भी ज्यादा जरूरी है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। पहले सबकी सोच तो एक जैसी हो, सब एक जैसा सोचे, तो सब भारत की तरीके से सोचे, तो सब भारत को, भारत के संस्कार को माने। तो पहले विदेशी संस्कृति मानेंगे, विदेशी कल्चर को मानेंगे, विदेशी रीति रिवाज मानेंगे, भारत के संस्कृति को नहीं मानेंगे, तो फिर भैया बड़ा मुश्किल है। इसलिए मां अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। जो मैंने कहा ना, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, जैसे कुम्हार बनाता है बर्तन, एक हाथ नीचे एक हाथ बाहर, ये अंदर वाला हाथ एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अब आया दूसरा, ऊपर वाला हाथ। ऊपर वाला हाथ का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, न्यायिक व्यवस्था का। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, भारत में, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। अब तो इंडिया खत्म हो गया, अब तो भारत आ गया है। अब तो सारे कानून का नाम भी भारत भारत होगा। देर से ही सही जागे तो 75 साल लगा दिए, जो काम उसी समय होना था देर से ही सही हुआ। इसके लिए हम सबको एक बार मोदी जी का धन्यवाद कर देना चाहिए कि उन्होंने समय भी बड़ा सही चुना। G20 में ही भारत शुरू कर दिया, बोले सारे मेहमान आए, काम करो, इनके दिमाग से इंडिया हटा दो। इसलिए जितने इनविटेशन थे, जितने कार्ड थे, जितने दरवाजों पे बोर्ड थे, जितने बैनर पोस्टर थे, सब पे भारत भारत भारत। और अब बाहर वाले भी भारत माता की जय बोल रहे हैं सब। अंग्रेजों ने पहली बात तो जितने कानून बनाए थे वो लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाए थे। और इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, अगर अंग्रेजों का कानून अच्छा होता तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? अंग्रेजों को। भाई इस देश में पीड़ित कौन था? भारतीय। टॉर्चर करने वाले कौन थे? अंग्रेज। और सजा किसको होती थी? भारतीयों को। इसका मतलब अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था बेकार है।
इसका मतलब अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था बेकार है, इसका मतलब अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था बेकार है, इसका मतलब अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम भी बेकार है। जब से हमने अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम लिया हुआ है, आज तक कभी 2 डिजिट भी जीडीपी अपनी नहीं पहुंची, और 2000 साल पहले अपनी जीडीपी 40%। आचार्य चाणक्य के टाइम में जब वन नेशन वन टैक्स कोड था भारत में, केवल एक ही टैक्स लगता था, तो भारत की जीडीपी 40% थी। आज वैसे सारे टैक्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी 3 4 5 तो बचे हुए। जीएसटी बचा हुआ है, वैट है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है। आज समय कम है, उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कह रहे थे वन नेशन वन टैक्स पे बोलिएगा, लेकिन आज समय नहीं है। आप कह रहे थे। हाँ, न्यायिक व्यवस्था, बैठिए। न्यायिक व्यवस्था, फेडरल पिनल कोड और हमारे इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्यायिक संहिता आने वाली है, लेकिन अभी वो चल रहा है इंडियन पिनल कोड, उसमें अंतर क्या है? इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23, और फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123। अमेरिका की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ है, अमेरिका में क्राइम भी कम है, फिर भी वहां के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है। भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, अपराध भी ज्यादा है, इसके बावजूद मात्र 23 चैप्टर है। अब हो क्या रहा है? घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, ऐसे मतलब कानूनों का पूरा मकड़जाल। और न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए जरा। सिपाही, कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा हुआ है? 10वीं या 12वीं पास। अब वो 10वीं या 12वीं पास कांस्टेबल ये 50 कानूनों को याद कर सकता है क्या? नहीं। हम लोग डायरी रखते हैं, अगर हमारी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, जून मई, ऐसे 12 डायरी साल में हो जाए, हम मेंटेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक डायरी है, 12 महीने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, आराम से चल रही है। अमेरिका में उन्होंने यही अडॉप्ट किया। उन्होंने सारे के सारे जितने भ्रष्टाचार अपराध के कानून थे, सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बना दिया, जिसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड।